हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन के बारे में। ये आपका मैथमेटिक्स फोर्थ के मॉड्यूल थर्ड का ही एक टॉपिक होता है जो मोमेंट के बाद जस्ट हम इसको पढ़ते हैं, मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन। तो मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन इन शॉर्ट आप एमजीएफ भी बोल सकते हैं उसको। बेसिकली ये आप मैथमेटिक्स फोर्थ में आता है। अगर आप इसको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो इसका कोड ऑब्वियस 302 और फोर्थ सेमेस्टर के लिए 402 होता है। तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस टॉपिक्स जो आपने पढ़ा था उसी के आगे का पार्ट है। पहले आपने मोमेंट पढ़ा था, उसके बाद आएगा मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन। तो आज हम लोग बात करेंगे मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन के बारे में। और मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए जब आपको कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया होगा तो उसके लिए मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन कैसे निकालते हैं, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए अगर कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया गया तो उसके लिए मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोग मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन के बारे में और उनसे बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो अक्सर एकेडमी के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इफ x is a continuous random variable then moment generating function of x is mxt is equals to integration over a to b e to the power dx fx dx, where x lies between a to b। x का वेरिएशन दिया होगा, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, वहां से हम इंटीग्रेशन की वो एज यूजुअल लिमिट यूज करेंगे। x की वैल्यू जो होगी मिनिमम कहाँ तक जा रही है, तो a से लेकर के b तक। mxt is the notation for the moment generating function, x is the variable, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, प्लीज ध्यान रखिएगा। और t एक पैरामीटर है जिस पैरामीटर के टर्म में मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन का आंसर या वैल्यू आएंगे, उसको हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर x कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो आपको मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, यानी इंटीग्रेशन अप्लाई करना है और fx दिया रहेगा। ये जो fx होता है इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। अभी आगे बात करेंगे और फोर्थ यूनिट में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिटेल्स में पढ़ना है फोर्थ मॉड्यूल में। ओके, तो आपने सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड ही आता है। तो ये आपका हो गया कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन, इंटीग्रेशन ओवर a to b e to the power dx fx dx के बराबर होता है। सिमिलरली फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इफ x is a discrete random variable then moment generating function of x is written as mxt equals to x summation over a to b e to the power dx into px, where x lies between a to b। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज किया हुआ, जो इंटीग्रेशन है उसके जगह समेशन आ गया और जो fx है उसके जगह px आ गया। तो जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है उस केस में हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखते हैं। और जब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बात करते हैं या फिर डिस्क्रीट रैंडम की टोटल वैल्यू की बात करते हैं तो उसमें हम लोग समेशन यूज करते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, किसी भी डिस्क्रीट डेटा का अगर टोटल सम निकालना है तो वी हैव टू सम इट, उसको सम करना पड़ता है, यानी समेशन लगाना पड़ता है। अगर किसी कंटिन्यूअस डेटा या कंटिन्यूअस फंक्शन की टोटल ओवरऑल वैल्यू निकालनी होती है तो वी हैव टू कैलकुलेट इंटीग्रेशन। तो कंटिन्यूटी के कंटिन्यूअस के लिए इंटीग्रेशन होता है टोटल वैल्यूज के लिए, और डिस्क्रीट के लिए समेशन होता है। तो ये एक डिफरेंस है, आप इसको समझ सकते हैं फॉर फ्यूचर। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको fx दिया है इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, पहला वाला, यानी वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, अगर आपको px दिया गया है तो आप मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन के लिए समेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इस केस में आपको अपने आप ही देख के पता लग जाएगा कि इसका मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए निकालना है। ये बात ध्यान रखिएगा, px होगा तो आप समेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट, और fx होगा तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, वेयर t इज अ पैरामीटर, जिस पैरामीटर के टर्म में इसका आंसर आता है, आंसर इसका t के टर्म में ही आएगा। fx is the probability density function, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा pdf, probability density function, and px is the probability mass function pmf। ये फोर्थ यूनिट में इसके बारे में हम pmf मींस probability mass function and probability density function के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। और भी क्वेश्चन जब आता है तो एक तो आता है कि आपको fx या px दिया है, आपको कैलकुलेट करना होता है mgf की, मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन बताइए, और उसी क्वेश्चन में ऐड कर देता है ऑल्सो कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी मास ऑल्सो कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस। तो ध्यान रखिएगा मीन कैसे निकलेगा, आपको याद होगा जब हम लोग मोमेंट पढ़ रहे थे तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज कॉल्ड मीन। तो न्यू1 से डिनोट करते थे, आपको याद होगा। तो न्यू1 इज इक्वल्स टू, आप जो मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन आया उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और t की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो वहां से जो वैल्यू आएगी दैट इज न्यू1 व्हिच इज कॉल्ड मीन। तो जो मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन आएगा उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और t की वैल्यू 0 लेनी है फॉर द मीन। सिमिलरली अगर हम वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस μ2 होता है, आपको याद होगा। सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज कॉल्ड वेरिएंस, और वेरिएंस का रिलेशन जो होता है μ2 माइनस मीन का स्क्वायर होता है। तो मीन ऑलरेडी न्यू1 हो गया, न्यू1 के यहाँ पे न्यू1 भी लिख सकते हैं, न्यू1 की जगह हमारा मीन हो गया।
अब न्यू2 की वैल्यू निकालनी है तो इसको दो बार आपने सिर्फ क्या करना है, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, किसको, mxt को, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को, और t इक्वल टू 0 रख देना है, तो वहां से न्यू2 मिल जाएगा। तो न्यू2 माइनस मीन का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, वेरिएंस मिल जाएगा। तो अक्सर क्वेश्चन में ये दोनों पॉइंट भी पूछा जाता है। तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन वैसे कम आता है बट न्यूमेरिकल अक्सर आते हैं, तो एक दो न्यूमेरिकल हम लोग दोनों टाइप का इस लेक्चर में देखेंगे, एक कंटिन्यूअस टाइप का और एक डिस्क्रीट टाइप का। ओके, तो देखते हैं आगे हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया गया, आप देख सकते हैं 2011, 12 और 13 तीन बार लगातार पूछा भी गया है। फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ fx where x equals to x 2 minus x and 0। x कब दिया है, जब x की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1, एंड 2 minus x कब है, जब x की वैल्यू लाइज बिटवीन 1 to 2, एंड अदरवाइज इस रेंज के बियॉन्ड कोई भी वैल्यू लेंगे तो वहां पर क्या आना चाहिए, क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑब्वियस आप देख सकते हैं ये fx है, यानी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात की गई है। जब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात की गई है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा फॉर द mgf यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली फाइंड mgf यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ px इज इक्वल्स टू e टू द पावर लैम्डा माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x, वेयर x की वैल्यू जो है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक दी जाएगी। दिस इज द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इन फोर्थ मॉड्यूल वी विल डिस्कस अबाउट द डिटेल्स इन डिटेल्स ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बट यहाँ पर इसका सिर्फ mgf निकालना है यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। अब देखिए ये px दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना होगा, mxt इक्वल्स टू समेशन ओवर e टू द पावर dx इनटू px। बिल्कुल सिंपल है। और दोनों केस में लिखा गया आल्सो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस इन बोथ क्वेश्चंस। दोनों क्वेश्चंस के लिए आपको मीन और वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। बिल्कुल सिंपल है, fx दिया तो ऑब्वियस कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल वाला फॉर्मूला लगेगा, a टू b e टू द पावर dx fx dx। तो आप देख सकते हैं पहले फॉर्मूला लिख लिया, a टू b e टू द पावर dx fx dx। अब fx की तीन वैल्यू है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इंटीग्रेशन को इस रेंज के अकॉर्डिंग स्प्लिट करेंगे, तो उसको ब्रेक करके लिखेंगे। तो a टू b 0 to 1 e टू द पावर dx, fx की वैल्यू 0 to 1 के लिए x दिया गया तो यहाँ पे आपने x लिख दिया fx की वैल्यू। सिमिलरली 1 to 2 के लिए तो प्लस 1 to 2 इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी, और उस केस में fx की वैल्यू 2 minus x है तो 2 minus x e पावर dx into dx हो गया। इसी में वैल्यू रखते जा रहे हैं हम लोग fx की बारी बारी से इस रेंज के अकॉर्डिंग। अदरवाइज की जो केस है, इस रेंज के बाद यानी 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू ली जाए, दिया गया है 2 के आगे अदरवाइज है तो आप fx की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 2 और अपर लिमिट अप टू इंफिनिटी तक e टू द पावर dx into 0, बिकॉज इस केस में फंक्शन की वैल्यू 0 है, ये ओवरऑल टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, x into e पावर dx 2x माइनस 2 minus x e टू द पावर dx, इसको इंटीग्रेट करना, लिमिट रखना, सॉल्व करके जो आएगा वही हमारा mgf होगा। जब इस तरीके का आता है फंक्शन आपको इंटीग्रेशन के लिए, तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला जानते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आप सक्सेसिव इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं u into v dx। u जनरली उसको मानते हैं जो इजीली डिफरेंशिएट हो जाए, तो इसको लिखा जाता है u v1 minus u dash v2 plus u double dash v3 माइनस एंड सो ऑन, अल्टरनेट साइन चलेगा, प्लस माइनस आप फॉर्मूला जानते होंगे। u उसको मानते हैं जो इजीली डिफरेंशिएट हो जाए। यहाँ u एज इट इज लिखा जाएगा, u डैश का मतलब एक बार u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में या जो भी वेरिएबल दिया है, यहाँ dx है तो ऑब्वियस x के रेस्पेक्ट में। ये v1 मतलब v का इंटीग्रेशन एक बार, v2 मतलब v1 का इंटीग्रेशन, v3 मतलब v2 का इंटीग्रेशन एंड सो ऑन, ये टर्म इसी तरीके से चलता रहेगा। तो इसी बेसिस पर x को एज इट इज, x को हमने u माना, सपोज दैट ये x आपका u है और ये आपका v हो गया। सिमिलरली इसमें आपका ये u हो जाएगा और ये पार्ट आपका v हो जाएगा, इसी फॉर्मूले में रख दीजिए, अपने आप आ जाएगा। u एज इट इज e पावर dx का इंटीग्रेशन, e पावर dx का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e पावर dx अपॉन t आ जाएगा, माइनस u डैश यानी u का डिफरेंशिएशन, u क्या है हमारा x है, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा तो 1 लिख दिया, x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, और अगेन इसका इंटीग्रेशन करेंगे e पावर dx अपॉन 1t, पहले इसका 1t स्क्वायर आ जाएगा, दोबारा लिखेंगे तो 1 का यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा इसलिए आगे नहीं लिखा गया, बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई किया गया, आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं एक लाइन में। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 minus x को एज इट इज u माना, इसका इंटीग्रेशन एज इट इज माइनस, फिर 2 minus x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, माइनस आएंगे तो -1, इसका अगेन इंटीग्रेशन तो t स्क्वायर और -1 का प्लस आगे अगर आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 आ जाएगा, इसलिए नहीं लिखा। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे सीधे सीधे रखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करके आपको यही मिलेगा। मैं डायरेक्ट एक स्टेप लिख दिया हूँ, आप 1 by 1 करेंगे तो यही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से
टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा है, कॉमन बाहर हो जाएगा तो ये मिलेगा e पावर 2t प्लस 1 माइनस 2 e पावर t। आप ये देख सकते हैं अगर इसको तो e पावर t माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, जैसे a माइनस b के होल स्क्वायर का लिखते हैं बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, और डिवाइड बाई टी स्क्वायर है तो इसके डिवाइड में t आ जाएगा, होल के पावर 2 आ जाएगा। तो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है दैट इज e पावर t माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। इसको हम ओवरऑल लिख सकते हैं e पावर t माइनस 1 अपॉन t। अब e पावर t का एक्सपेंशन कर दिया e पावर x के अकॉर्डिंग, क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो e पावर t का एक्सपेंशन उसके अकॉर्डिंग कर दिया, ये माइनस 1 एज इट इज 1 माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट बाई t, होल का स्क्वायर ऑलरेडी है वो रहेगा। अब t से डिवाइड कर देते हैं, t का t से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, प्लस t पे 1 डिवाइड करेंगे तो t बाई फैक्टोरियल 2 प्लस t स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू, दिस इज योर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt इक्वल्स टू 1 प्लस t अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस t स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस t पावर क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन आता रहेगा। स्क्वायर जरूर लिखिएगा प्लीज, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया। इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई अगर कर सकते तो करिए, नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज योर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द गिवन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx इक्वल्स टू x 2 माइनस x एंड 0 अलग अलग रेंज के। ये आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं मीन की। तो मीन के लिए रिमार्क आपको बताया था मैंने यहाँ पर, मीन न्यूअर इज इक्वल्स टू डेल ऑफ डेल टी mxt t इक्वल्स टू 0 पर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए t के रेस्पेक्ट में और t की वैल्यू 0 रख दीजिए, जो आएगा दैट इज न्यूअर और उसी को मीन कहते हैं। ये हमने डिफरेंशिएट किया, पावर 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, ये एज इट इज, और इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर आएगा t की वैल्यू 0 रखेंगे, ये भी पार्ट 0, ये भी पार्ट 0, ये भी पार्ट 0, 1 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाना है जी। तो आप देखेंगे मीन यहाँ पर निकल गई आपको v1 इज इक्वल टू 1, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 आ रहा है, इसलिए मीन आपकी क्या हो गई 1। ठीक है जी। अब इसी तरीके से हमें वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस के लिए स्टूडेंट हम पहले क्या निकालते हैं, न्यू 2। आपको रिमार्क में यहाँ बताया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएंस न्यू 2 इक्वल्स टू न्यू 2 माइनस मीन का स्क्वायर। तो पहले न्यू 2 चाहिए तभी तो आप निकाल पाएंगे। तो न्यू 2 की वैल्यू क्या होगी, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, जो आएगा उसमें t की वैल्यू 0 रख देंगे। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है क्योंकि आप सबको पता है डिफरेंशिएशन बहुत ईजी है, आप आराम से डिफरेंशिएट करिए और t की वैल्यू 0 रखिए तो न्यू 2 आ गया। अब हम वेरिएंस की बात करेंगे तो न्यू 2 इक्वल्स टू होता है न्यू 2 माइनस मीन का स्क्वायर। न्यू 2 आ गया 2 और न्यू 1 कितना आया 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 कितना आ गया 1। तो वेरिएंस भी कितना आ गया स्टूडेंट 1। तो मीन इज 1 एंड वेरिएंस, सो स्टूडेंट यहाँ पर हम वेरिएंस न्यू 2 की वैल्यू न्यू 2 माइनस न्यू 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। न्यू 2 आ गया 2 और न्यू 1 की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1। तो वेरिएंस भी 1 आ गया और मीन भी 1 है। इस केस में जरूरी नहीं कि हर केस में इक्वल है या 1 ही है, अलग अलग आ सकता है। एज पर दिस क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि मीन और वेरिएंस दोनों सेम आ रहा है। तो बेटा इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो आपने देखा कि हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाला जब आपको एफएक्स दिया, यानी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बताना जब आपको px दिया हो। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल mxt यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इक्वल्स टू होता है समेशन ओवर a टू b e पावर dx इनटू px यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो अब यहाँ पर x का वेरिएशन आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक है। तो 0 से इंफिनिटी e पावर dx ये एज इट इज, और px की वैल्यू e पावर माइनस लैम्डा लैम्डा पावर x अपॉन फैक्टोरियल x हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर रख दिया। इस समेशन का इफेक्ट पड़ेगा जहां पर x का फंक्शन होगा। तो इस e पावर माइनस लैम्डा में, लैम्डा इज अ पैरामीटर जैसा क्वेश्चन में दिया, उस पर हमें डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। e पावर माइनस लैम्डा में x का कोई रोल नहीं है, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं। समेशन का इफेक्ट खाली x वाले में पड़ेगा। तो e पावर dx इंटू लैम्डा पावर x अपॉन फैक्टोरियल x, इन दोनों के पावर में x है तो उसको होल पावर x ले लिया अपॉन फैक्टोरियल x हो गया। अब इसको अगर आप ध्यान से एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, जैसे x समेशन की वैल्यू पहले 0 लिया, समेशन देन प्लस, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, तो जब फैक्टोरियल 0 यहाँ पे पावर 0, किसी के पावर 0 उसकी वैल्यू 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है, आप लोग को मालूम होगा। फैक्टोरियल 0 एंड फैक्टोरियल 1 इज 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1। जब आप इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो लैम्डा e पावर t अपॉन फैक्टोरियल 1, जब इसकी वैल्यू 2 रखेंगे तो लैम्डा e पावर t का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन, इसी तरीके से आता रहेगा। सपोज दैट लैम्डा e पावर t को अपने दिमाग में आप सोच लीजिए कि दैट इज x, तो आ गया x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो e पावर x का एक्सपेंशन जैसा दिख रहा है, इसको हम e पावर x में लिख सकते हैं और x के जगह क्या आएगा, ये पूरी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो
ये e पावर माइनस लेमडा एज इट इज e टू दी पावर ये पूरी वैल्यू लेमडा e पावर t हो जाएगा। अब e के पावर में माइनस लेमडा और e के पावर में लेमडा e पावर t दोनों का पावर जैसे लॉ ऑफ इंडिसेस होता है, a पावर अगर m दिया और a पावर n दिया तो a पावर m प्लस n हो जाता है। तो सिमिलरली इनको ऐड करते हैं, बिकॉज लेमडा माइनस है तो लेमडा कॉमन लेने पे e पावर t माइनस 1 बचेगा। तो दिस इज योर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt इक्वल्स टू e पावर लैम्डा इन ब्रैकेट e पावर t माइनस 1। ये आपका MGF हुआ तब जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया गया हो, ये px इक्वल्स टू e पावर माइनस लैम्डा लैम्डा पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। तो दिस इज योर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ओके, नाउ मीन निकालना है तो ऑब्वियस बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स है। लैम्डा 1 इक्वल्स टू mxt डेल ऑफ डेल t। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और t की वैल्यू 0 रख दीजिए। तो डिफरेंशिएट करने पर आपका ये आएगा, t की वैल्यू 0, डिफरेंशिएशन आपको आता होगा। फिर भी पावर में जैसे e पावर लैम्डा a लैम्डा करते हैं, a t का किया या a x का किया तो a बाहर आ जाता है, e पावर एज इट इज जो x है उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो e पावर t माइनस 1 का डिफरेंशिएशन e पावर t ही होगा, 1 का 0 हो जाता है t के रेस्पेक्ट, बिकॉज 1 कांस्टेंट होगा। t की वैल्यू रखेंगे तो आपको ये वाला पार्ट भी 1, ये वाला पार्ट भी 1, लैम्डा बचेगा 0। तो मीन आ गया लैम्डा। सिमिलरली हम लोग वेरिएंस भी अभी कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट हम लोगों ने मीन कैलकुलेट किया, लैम्डा 1 न्यू 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा। वेरिएंस निकालने के लिए हमें न्यू 2 की रिक्वायरमेंट होती है और न्यू 2 विल बी कैलकुलेटेड एज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ mxt विद रिस्पेक्ट टू t एट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 पे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यू रखेंगे हम लोग तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, सेम यही आएगा। देन वेरिएंस न्यू 2 इक्वल्स टू न्यू 2 माइनस न्यू 1 का स्क्वायर, न्यू 2 इज लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा यहाँ पे रख दिया माइनस न्यू 1 की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग मीन यानी लैम्डा निकाल चुके हैं। यहाँ पे लैम्डा रखेंगे, लैम्डा न्यू 1 का स्क्वायर, देन लैम्डा का स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर करके फाइनली आपको लैम्डा ही मिलेगा। तो आपने देखा यहाँ पर मीन और वेरिएंस भी दोनों सेम आ रहे हैं। मतलब फॉर्चुनेटली आप कह लो कि पहले क्वेश्चन में भी मीन और वेरिएंस सेम आ रहे थे, बट जरूरी नहीं होता कि हर केस में मीन और वेरिएंस सेम आए। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के जो भी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल सिंपल आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। आपको जस्ट कैलकुलेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, उसकी प्रॉपर लिमिट रखनी है, दैट्स इट। तो अगर आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना हो, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए होगा तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया होगा जिसको हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए होगा कैलकुलेट करना होगा तो आपको एफ दिया होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो स्टूडेंट इसके बेसिस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और एक दो क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करिए, इसमें समझ में आएगा आपको अच्छे से। नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।